यदि केवल सत्य आपके पक्ष में है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको ज़्यादा समय तक दबा कर रख सके। जिसकी सत्ता में कभी सूरज डूबता नहीं था, ऐसे इंग्लिश क्राउन को सत्याग्रह की ताकत दिखा महात्मा गांधी 8 जनवरी 1915 को भारत लौटे। लेकिन इस बार तय किया कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में तब तक भाग नहीं लूंगा जब तक मैं इस देश को समझ नहीं लेता। अपने गुरु गोखले की एडवाइस पर महात्मा गांधी भारत की ग्राउंड रियलिटीज देखने गए, गांवों तक पहुंचे, गरीब किसान का दर्द समझने पहुंचे एंड ही कंक्लूडेड कि भारत गांव में बसता है। हाँ। 1916 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जॉइंट एफर्ट से होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की गई तो महात्मा गांधी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इट। बापू का ये मानना था कि ये केवल एक चुनिंदा इलीट क्लास, लॉ प्रैक्टिसिंग इलीट क्लास की मूवमेंट है और इसका जन सामान्य से कुछ लेना देना नहीं। नाउ महात्मा ड्रेस लाइक अ कॉमनर, एट लाइक अ कॉमनर, लिव लाइक अ कॉमनर। एक सामान्य मानवी के दिनचर्या को अब बापू ने आत्मसात कर लिया था। इससे ना केवल उनको मदद मिली भारत को जानने की, बल्कि ये पॉलिटिकली भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। नाउ पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद अ गांधी हु वाज अ बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन अब वो उनके अपने बापू थे। नाइनटीन 1916 में चंपारण के एक फार्मर राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और वहाँ के इंडिगो पीजेंट्स की आवाज़ उठाते हैं और सत्याग्रह द्वारा अंग्रेज़ी शासन को एक चुनौती देते हैं। नाइनटीन 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, 18 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक, 19 में रॉलेट सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी एक नेशनल फिगर बन जाते हैं। वह लोकल इश्यूज़ को उठाकर कैसे नेशनल इश्यूज़ में तब्दील कर देते हैं, ये कांग्रेस भी देख के अचंभित हो जाती है। रिलीजन को छूना, हिंदू स्वराज की बात करना, एक आम किसान की बनाई गई खादी का उपयोग करना। अब लोग महात्मा गांधी को अपना मसीहा समझने लगते हैं कि गांधी राज में ही सब सुख होगा। मार्च 1919 में भारत में खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है। इस कमेटी का एकमात्र उद्देश्य है ओटोमन टर्की में खलीफा की पुनर्स्थापना। महात्मा गांधी यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। वह रिलीजियस यूनिटी दिखाने के चक्कर में तुष्टिकरण का एक स्टेप उठा लेते हैं। वह मुसलमानों को मुसलमान होने की आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। ये आइडेंटिटी जो खलीफा की स्थापना के चक्कर में उनकी लॉयल्टी इंडिया के बजाय टर्की की ओर ले जाती है। सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ लॉन्च किया जाए। कांग्रेस अडॉप्टेड दिस प्लान इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस। जनवरी 1921 में पूरा भारत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आ जाता है। जनवरी 1921 में शुरू होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। पूरा देश अब आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। गांधी गरीबों के मसीहा बन रहे थे। असम के चाय बागानों में काम करने वाले पीजेंट्स को तो लगा कि अब ज़मीनें हमारी हैं क्योंकि गांधी राज आने वाला है। फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किया गया। 1921 से 22 के बीच फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट सीधा आधा हो गया।
102 करोड़ से महज 57 करोड़। अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी, लेकिन देश को तो बस आज़ादी दिख रही थी। ओवरऑल ये आंदोलन पीसफुल रहा, नॉन वायलेंट रहा, लेकिन छुट-पुट कहीं से हिंसा की खबरें भी आती रहीं। 1922 जब गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस वाले एक नॉन वायलेंट मूवमेंट पे अटैक करते हैं, पीसफुल मार्च पे लाठी चार्ज की जाती है, तो लोग वहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं। रात को पुलिस थाने में आग लगा देते हैं और दुर्भाग्यवश 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे जाते हैं। तुरंत ही महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेते हैं। इस स्टेप का कहीं ना कहीं विरोध हुआ, देश डिसइल्यूजन भी हुआ महात्मा गांधी से, लेकिन गांधी के स्टेप ने ये ज़रूर दर्शा दिया कि आज़ादी किस कीमत पे चाहिए। आज़ादी बिना सिद्धांतों के नहीं। पहले मनुष्य निर्माण होगा, फिर ही आज़ादी हम बचा के रख पाएंगे। अगर सिद्धांतों पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा तो आज़ादी किस काम की। Change their heart, but do not kill them for the vices that we all possess. इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने अपना संघर्ष जारी रखा। 1924 के बेलगाम सेशन में मोहनदास गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, तो इनिशियली तो पूरे देश में एक पॉजिटिव वाइब थी, लेकिन ये ज़्यादा दिन सस्टेन ना कर सकी। महात्मा गांधी ने रीइटरेट करा कि हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम ना दें, कुछ कंक्रीट इश्यूज उठाएं, वो इश्यूज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जन सामान्य को प्रभावित करते हैं। 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं वाइस रॉय इरविन को। उस लेटर में गांधी जी 11 डिमांड्स लिखते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट हर एक के जीवन का एक अहम हिस्सा था। एक छोटा सा इशू था, लेकिन वह छोटा सा इशू नेशनल इम्पोर्टेंस का था। गांधी जी अल्टीमेटम देते हैं 11 मार्च तक का कि यदि ये सॉल्ट टैक्स हटाया ना गया तो फिर से सत्याग्रह होगा। गांधी अगेन फाउंड a common string to involve the masses. 11 मार्च आता है, अल्टीमेटम का दिन। 78 people, 24 days, 240 miles, साबरमती के आश्रम से डांडी तक, और एक एक कदम की गूंज इंग्लैंड तक पहुंचती है। On 6th April they reached the shore. अरब सागर में सेरेमोनियसली सॉल्ट बनाया जाता है, और इसी के साथ शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1921 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था। अब केवल असहयोग नहीं करना था, बल्कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए आर्बिट्ररी लॉज को तोड़ना भी था। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे एनी टैक्सेस। सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए। अब लोगों को लगने लगा था कि अब आज़ादी करीब है। अप्रैल 1930 अब्दुल गफ़ार खान को पेशावर से अरेस्ट किया जाता है। अगले ही महीने गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है। अब देश में कहीं ना कहीं आंदोलन वायलेंट हो रहा था। शोलापुर मिल वर्कर्स द्वारा पुलिस स्टेशन जलाए गए, रेलवे स्टेशन जलाए गए, पोस्ट ऑफिस जलाए गए। आंदोलन एक हिंसक रूप ले चुका था। ब्रिटिशर्स ऑल्सो रिटेलिएटेड। ब्रिटिशर्स ने भी आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया। आखिरकार 5 मार्च 1931 को गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं, और इसी के साथ गांधी जी मंजूरी देते हैं लंदन में होने वाली 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की। ये वो कॉन्फ्रेंस थी जो इंडिया के भविष्य के बारे में चर्चा करनी थी, और इसी कॉन्फ्रेंस से तय होना था कि भारत आज़ाद होगा या फिर डोमिनियन स्टेटस पाएगा।
जून 1931 एक अधनंगा फकीर लंदन में जाता है क्राउन से मिलने, और जिस रूप में वो जाता है दुनिया को दर्शा देता है कि अंग्रेज़ी शासन ने भारत का क्या हाल बना रखा है। द नेगोशिएशंस ब्रोक आउट। तो जल्द ही महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं, लेकिन भारत आके देखते हैं कि कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। नेहरू और गफ्फार खान अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो गांधी जी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन इस बार ये मूवमेंट ज़्यादा समय तक चल ना सका। लोगों में शायद वो विश्वास ना था लीडरशिप के ऊपर। सो इवेंचुअली 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 को भी रिवोक करना पड़ा। आज़ादी तो नहीं आई, लेकिन गांधी जी के आंदोलनों से एक सोशल फैक्टर ज़रूर इम्प्रूव करा। नाउ द वुमेन पार्टिसिपेशन started increasing, and Gandhi ji also said that Swaraj won't come in next 100 years if untouchability is not abolished. गांधी जी ने हरिजन शब्द का कॉइनेज किया और पुरजोर विरोध करा एक सेपरेट इलेक्टोरेट का किसी भी विशेष वर्ग के लिए। बाबा साहेब ने भी इसको सहमति दी और गांधी जी से पूना पैक्ट साइन किया। अब विश्व परिदृश्य में वर्ल्ड वॉर आ चुकी थी। गांधी जी ने कई लेटर्स लिखे विश्व के बड़े नेताओं को, जिसमें हिटलर भी एक थे। उनसे ये आग्रह करा कि युद्ध का मार्ग छोड़ दें, एक टेबल पे बैठ के बात करें, अहिंसा से अपनी बात रखें, और निश्चित तौर पर अगर सत्य आपके साथ है तो जीत आपकी होगी। In 1942, a new phase of struggle started. गांधी जी ने कहा कि the present administration is worse than anarchy. Do or die का नारा दिया गया मुंबई के गोलवलिया टैंक मैदान से। गांधी जी ने कहा fight the British, but non-violently. In 1943 में 90,000 आंदोलनकारियों को अरेस्ट किया गया। एक आंकड़े के मुताबिक 1000 लोगों को शहादत देनी पड़ी। 73 वर्षीय मोहनदास गांधी को अरेस्ट कर पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। 18 महीनों के अंदर ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का स्वर्गवास हुआ। कुछ ही दिनों में उनके सेक्रेटरी भी स्वर्ग सिधार गए। अब गांधी जी भी बीमार होने लगे थे, मलेरिया की चपेट में आ गए थे। एंड ब्रिटिशर्स वो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी जेल में मर जाएं और पूरे भारत फिर एक आक्रोश के मूड में आ जाए। सो दे डिसाइडेड कि महात्मा गांधी को 1944 में छोड़ा जाएगा। बाहर आते आते गांधी जी की अब उम्र हो चुकी थी और उनकी हालत भी शायद भीष्म पितामह की तरह हो गई थी। ना कांग्रेस पार्टी में कोई सुन रहा था, ना पार्टी के बाहर। जब बापू को पता चला कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड रखी है एंड ही इज एडमेंट अबाउट इट, सो महात्मा गांधी रोट अ सीरीज ऑफ लेटर्स जिन्ना से ये कहते हुए कि क्यों रखनी एक अलग मुल्क की डिमांड, एक रिलीजियसली प्लूरल देश, एक यूनाइटेड देश, डिस्पाइट डाइवर्सिटीज एक देश भारत, इसकी स्थापना हम करने चले थे, तो अब एक अलग मुल्क क्यों ना एक ही हिंदुस्तान हो। लेकिन जिन्ना ने एक ना सुनी। वहीं दूसरी ओर जब अपनी पार्टी में ही महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं आगे बढ़ना चाहिए, यह एक सोशल मूवमेंट था और जब अब आज़ादी आने ही वाली है सो वी शुड एबॉलिश कांग्रेस और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जिनको चुनाव लड़ने हैं। लेकिन कांग्रेस में भी जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने महात्मा गांधी की एक ना सुनी। 16 अगस्त 1946, Muhammad Ali Jinnah led All India Muslim League gave a call for direct action. पूरे देश में हिंसक आंदोलन होने लगे।
मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को मारा जाने लगा। There was a series of bloodsheds, especially in the regions of Punjab and Bengal. महात्मा गांधी कोलकाता जाते हैं, अपील करते हैं कि खून खराबा रोका जाए, कि अहिंसक आंदोलन चलाया जाए। अब तो लॉर्ड वेवल भी महात्मा गांधी को एक नकारात्मक पिक्चर में प्रेजेंट करना की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं ही इज अ shrewd person who only wants a Hindu nation. महात्मा गांधी वॉज इन डिलेमा। वो एक मुल्क चाहते थे जिसमें बिना किसी मजहबी भेदभाव के हर कोई रहे, लेकिन अब तो महात्मा गांधी पर ही कम्युनल टैग लगना शुरू हो गया था। महात्मा गांधी नेवर एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड। 15 अगस्त 1947 जब दिल्ली और इस्लामाबाद आज़ादी का जश्न मना रहे थे, चमचमा रहे थे, तो वहीं महात्मा गांधी नोआखली के क्षेत्र में हो रहे हिंसक आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ही वॉज फास्टिंग एंड स्पिनिंग हिज चरखा। पूरा देश के जब बड़े बड़े नेता इस जश्न में ही लीन थे कि आखिर अब आज़ादी मिल गई, गांधी के लिए आज़ादी अभी दूर थी। आज़ादी केवल भूभाग की नहीं थी, आज़ादी तो ह्यूमन इमोशंस की थी, ह्यूमन हेट्रेड से थी, और वो आज़ादी तो शायद अभी थोड़ी दूर ही थी। 28 जनवरी 1948 शाम को 5:17 महात्मा गांधी बिरला हाउस से प्रेयर मीटिंग की ओर जा रहे थे। तभी एक शख्स नथुराम गोडसे गांधी जी की ओर बढ़ता है और अपनी बेरेटा 9mm पिस्टल से गांधी जी के सीने में 3 गोलियां उतार देता है। हे राम के स्वर के साथ उस महात्मा ने अपनी आखिरी सांस ली। पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से कहा that the light is gone. The Mahatma is no more. It's darkness everywhere. But that light continued to inspire the greats like Nelson Mandela, Martin Luther King and many others, जिन्होंने विश्व में, समाज में, मानवता के लिए एक भी सकारात्मक कदम उठाया, वह बापू की किरण उसको प्रेरित करती रही और शायद आने वाले समय में भी प्रेरित करती रहेगी। ताना